नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे खास पेशकश की बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को पुलिस लाइन में अंतिम विदाई दी गई है। आपको बता दें, सीएम बघेल ने शहीदों को नमन किया है। उधर परिजनों ने नम आंखों के साथ विदाई दी है। एक मासूम ने भी पुलिस लाइन में अपने पिता को आखिरी सलाम किया है। पुलिस लाइन का माहौल पूरी तरह से गमगीन दिखा है। परिजनों की हालत को देखकर सबकी आंखें नम हो गई हैं। अपनों को विदाई देते हुए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब वो उस दुनिया में चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। परिजनों का सहारा उनको बेसहारा करके जब चला गया तो ये तस्वीरें बेहद मार्मिक हो गई हैं। देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। जवानों ने भी अपने साथियों को नम आंखों के साथ विदाई दी है। जवानों को हमेशा याद रखा जाएगा। और एक साथी और भी था जिसको हमेशा इस तरह से याद रखा जाएगा। तो शहादत को सलाम। एक कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। और देखिए, अब आपको हम कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। किस तरह से माहौल को गमगीन करने वाली तस्वीरें। देखिए, ये परिजन है जो अपने घर के जवान, अपने घर के बेटे, अपने भाई, अपने पति को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और ये गमगीन करने वाली तस्वीरें, आंखों को नम करने वाली। बता दें, देशवासियों की आंखों में भी आंसू इन तस्वीरों को देखकर ये परिजन पहुंचे हुए हैं। इनका दुख शायद ही कोई आज समझ पाए। ये 10 जवान जो शहीद हुए, उनके परिवार वाले हैं, परिजन हैं जो श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे थे। सहारा देने के लिए यहाँ पर महिला कर्मी भी खड़ी हुई हैं, लेकिन इनका दुख शायद ही कुछ समझ पाए कोई भी, क्योंकि नक्सलवाद के हमले में ये शहीद इनको वहां छोड़कर चले गए हैं जहां से कभी वापसी नहीं हो सकती। इनको इंतजार रहा होगा कि घर वापसी होगी, एक खुशी के माहौल में जीने की एक ख्वाहिश रखी होगी, लेकिन शायद अब वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके अपने इन्हें छोड़कर चले गए हैं। वो जवान शहीद हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, इनके आंसू साफ बयां कर रहे हैं कि कितनी उम्मीदें रही होंगी उनके घर वापसी को लेकर, लेकिन अब वो घर वापसी कभी नहीं होगी। ये जवान इनको छोड़कर जा चुके हैं। देश के लिए शहादत सामने आई है उनकी। देखिए, ये तस्वीरें दिल को झकझोर कर रख देने वाली हैं, क्योंकि नक्सलवाद के शिकार हुए हैं ये हमारे जवान, और परिवार वालों का दुख का अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। सीएम भूपेश बघेल ने इन परिजनों से मुलाकात की और इनको सांत्वना दी है। हालांकि आपको बता दें, सूबे का मुखिया इन पीड़ितों के साथ खड़ा तो है, लेकिन इनका दुख शायद ही कोई समझ पाए। देखिए, अंदाजा लगाएं आप, क्योंकि ये परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे इनको श्रद्धांजलि देने। छोटे बच्चे भी हैं साथ में। इन बच्चों को शायद ये इल्म भी नहीं हुआ कि इनके परिवार के साथ, इनके साथ हुआ क्या है। डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए हैं। और मार्मिक तस्वीरें हैं, दुखद तस्वीरें, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई हैं। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले के समय और आज के समय में बहुत अंतर है। जिस तरह से पहले हमले होते थे, एक ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है। ये देखिए, और भी तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल अचानक जहां बैठे थे वहां से उठे और एक जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए पहुंचे और पार्थिव शरीर को मुक्तांजलि वाहन तक पहुंचाया। ये एक जुड़ाव इस तस्वीर से सामने आया है मुख्यमंत्री और देश की जनता, देश के जवानों के बीच, कि वो जुड़ाव, कमिटमेंट कि सूबे का मुखिया उनके साथ हर वक्त खड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। और दंतेवाड़ा से खबर, नक्सली हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने है कि बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत। लड़ने के मोर्चे पर हमारे जवान पीछे नहीं हटेंगे। नक्सलियों का हेडक्वार्टर पूरी तरह से घिर चुका है। पहले और अब के समय में बहुत अंतर आया है। तो सीएम भूपेश बघेल से जब ये तमाम सवाल किए गए कि अब आगे क्या, तो उन्होंने कहा कि नक्सलियों का हेडक्वार्टर पूरी तरह से घिर चुका है। पहले और अब में बहुत अंतर है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं।
और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति, और यदि लड़ते हैं तो वो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जवानों की शहादत हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों पे हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे। आज नीति में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे जवान सच करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रहे हैं। और देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे तो भोपाल से खबर, नक्सली हमले पर नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार को घेर लिया है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नक्सली हमला कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान, और उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है तो हमला करने वाले नक्सली मारे जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बताया अपने बयानों के जरिए, और साथ ही ये भी कहा है कि 1.5 करोड़ के 8 बड़े नक्सलियों को पुलिस टास्क फोर्स में मारा गया है और मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों को पनपने नहीं दिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया। देखो, सरकारें आपके सामने हैं। 2-3 दिन पहले का मध्य प्रदेश का है और कल का छत्तीसगढ़ का है, और 2 सरकारें हैं, एक मध्य प्रदेश की है, एक छत्तीसगढ़ की है। 2 पार्टियां, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां नक्सली हमला कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ के नक्सली एक साल के अंदर 8 बड़े बड़े नक्सली मध्य प्रदेश की पुलिस ने मार गिराए, हॉक फोर्स ने मार गिराए। पुलिस को बधाई, हमारी हॉक फोर्स को बधाई। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज सिंह जी की सरकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असंवैधानिक गतिविधि करता है, शांति भंग करता है, माफिया राज स्थापित करता है, नक्सली राज स्थापित करता है, वो मध्य प्रदेश में पनप नहीं सकता है, जड़ से उखाड़ दिया जाए। और इसी पर चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। सीधा आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी के पास। शुक्रिया कोमल। जो तस्वीरें आई हैं आज, कल जिस तरीके की दर्दनाक घटना हुई, नक्सलियों की कायराना करतूत, उसके बाद आज जो तस्वीरें हैं, हर किसी की आंखें नम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांधा दिया है। एक छोटा बच्चा जो अंतिम विदाई देने अपने पिता को देने आया था। ये तस्वीरें आंखें नम कर देती है और फिर सवाल उठता है कि नक्सल के नासूर का खात्मा कब होगा, जिस पर चर्चा लाजमी है और चर्चा बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। आरके बेस, पूर्व एडीजी नक्सल एवं इंटेलिजेंस हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही नितिन भंसाली, कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। देवराज ठाकुर, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले विस साहब, आपकी ओर आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नासूर है एक तरीके से। अपनी सर्विस में और अभी तक के जितने घटनाक्रम हुए हैं, ये हालिया घटनाक्रम जो हुआ, सवाल कई उठते हैं कि आखिर कब तक। लेकिन इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखें तो आप कैसे विश्लेषण करते हैं कि ये घटनाएं क्यों और किस तरीके से हो रही हैं? विस साहब, अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज आएगी फिर। जी विस साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है। दोबारा आपके पास लौटूंगी मैं। ले चलती हूँ मैं सत्य प्रकाश के पास में। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश मौजूद है वहां। सत्य प्रकाश, जो तस्वीरें आई हैं आंखें नम कर देने वाली, छोटा सा बच्चा जो अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचा, ये बड़ी विडंबना है कि डीआरजी के जवान, गोपनीय सैनिक जो लोकल हैं वहां के,
आपस में ही एक रंजिश कहीं देखने को मिल रही है? नक्सली इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इसका असर कैसा दिख रहा है और अभी के वहां के क्या हालात हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आदिवासी वर्ग से ही तमाम ये जवान आते थे और लगातार ये कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग से ही युवाओं को, लोगों को बरगला के नक्सली अपने साथ करते हैं। और ऐसे वक्त में तब जबकि उसी वर्ग से युवाओं की शहादत हुई है, जवानों की शहादत हुई है, तो आक्रोश तो उनके परिजनों के मन में रहेगा ही। और ये आक्रोश जरूरी भी है। ये आक्रोश जरूरी इस लिहाज से है क्योंकि जब तक ये आक्रोश नहीं होगा, उनके परिजनों के, उनके गांव वालों के मन में नक्सलियों के प्रति नफरत पैदा नहीं होगी। और नक्सलियों के प्रति नफरत पैदा होना भी इन ग्रामीण अंचलों में छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित है बेहद जरूरी है। क्योंकि नक्सली जिस तरह से बरगलाते हैं, नक्सली जिस तरह से कोशिश करते हैं कि मुख्य धारा से कटकर युवा उनके साथ जुड़े, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है या जो पैटर्न नक्सली अपनाए हैं वो दिख रहा है फौरी तौर पे, उसके मुताबिक बच्चों का भी क्या उन्होंने सहारा लिया, क्योंकि बच्चे आमा त्योहार मना रहे थे, वहां पे पिकअप वाहन रुकी थी और उसके बाद जब तक स्पीड पकड़ती तब तक नक्सलियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, आईईडी ब्लास्ट किया। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सबसे बीच, इस सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है। अब से थोड़ी देर पहले ही जवानों को याद करने के बाद, जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद, उनको आखिरी सलामी देने के बाद जब उनके गृहग्राम के लिए उनके पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर नक्सली सरेंडर करते हैं तो ठीक, लड़ते हैं तो फिर जवान भी लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सल नीति का भी जिक्र किया। इस सबके बीच अगर हम कहें तो जिस तरह से नक्सली अब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और खासतौर पे साल चुनावी साल है और इस साल की शुरुआत से ही लगातार जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाता है कि वो इस बार अपनी एक्टिवनेस, अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गर्मी में अमूमन होता है कि नक्सली अपनी मान से निकलने की कोशिश करते हैं और उस तारतम्य ही से देखा जाना चाहिए। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नक्सलियों ने पिछले दिनों में अपनी धमक पुरजोर तरीके से दिखाने की कोशिश की है और ये घटना उसका एक उदाहरण है। बिल्कुल, और पुरजोर तरीके से जैसी अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की है, वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। ये सवाल कि कहीं नक्सलियों की बौखलाहट तो नहीं, इसलिए क्योंकि दबाव लगातार बना है। हमने देखा 2-3 दिनों से लगातार खबरें आ रही थी कि नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया। सत्यप्रकाश, दोबारा लौटूंगी आपके पास में, ले चलती हूँ नितिन भंसाली जी के पास में। नितिन जी, सत्ता बदलती है लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक ही बयान होता है जब शहादत होती है कि हम बख्शेंगे नहीं। कब बहुत तेज धार होगी, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों को मिलकर काम करना है। अब तो लोकल जवानों को निशाना बना रहे हैं नक्सली। देखिए, सबसे पहले आपके इस डिबेट में मैं जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। नक्सली अपने मसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। शांति के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार जो अभियान चला रही है, ये अभियान जारी रहेगा। जिस प्रकार नक्सलियों ने चोरी छुपे बम लगाकर जो वारदात की, ये बहुत निंदनीय है। मैं दावा करता हूं कि ये वारदात यदि सामने से होती तो हमारे जवान इन नक्सलियों पे निश्चित तौर पर भारी पड़ते। दुख की बात है कि शहादत पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे विषय पर राजनीति कर रही है, अच्छी राजनीति कर रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का यदि हम वो देखें, ट्वीट देखें, तो अद्भुत स्वाद हंसते हुए उनकी ऐसी घटना के दिन एक फोटो वायरल होती है और वो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर बात करती है। आप कहें तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, डाटा के साथ उसकी जानकारी दे सकता हूं कि नक्सली वारदातों में 80% की छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद कमी आई है। लगातार नक्सली मुठभेड़ों में, जवानों के साथ मुठभेड़ों में नक्सली मारे भी गए हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत जो है नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है।
और जिस प्रकार विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 नीतियों पे राज्य सरकार ने शुरू से काम किया है। इन नीतियों के ही फलस्वरूप आप देखिए कि 80% नक्सली मामलों में कमी आई है। हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे सीआरपीएफ के कार्यक्रम में। उस दिन वे स्वयं ये कहकर गए कि नक्सली खात्मे की ओर हैं। तो ये जो वारदात है ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी निंदा करते हैं और इसका माकूल जवाब नक्सलियों को दिया जाए। ठीक। देवलाल ठाकुर जी, बीते 2 दशक से भी ज्यादा वक्त में नक्सल हिंसा की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और संसद में जो जानकारी दी गई कि 10 साल के 2018 से लेकर 2023 फरवरी तक अब तक लगभग 173 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन उसके मुकाबले 300 से 350 नक्सली भी मार गिराए गए हैं। तो आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीति करते हैं ऐसी घटना पर, क्या कहेंगे? कांग्रेस आरोप लगा रही है जबकि 80% की कमी नक्सल घटनाओं में बता रहे हैं। देखिए, मैं जितने भी दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए हैं 11 जवान अटैक पर सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस दुख में उनके परिवार के लिए शक्ति की कामना करता हूँ। निश्चित ही यह घटना बहुत ही बड़ा विभत्स घटना है, इसमें हम सब दुखी हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की जो ये बात कह रहे हैं वो सरासर गलत। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मौत या शहीदों की शहादत में राजनीति नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नक्सलियों के खात्मे की ओर काम करने वाली पार्टी रही है, हमेशा जबकि उनकी सरकार रही है इनके खिलाफ ही काम किया है। ये आप देख सकते हैं कि जो भौगोलिक परिस्थिति है बस्तर की, जो कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ी और जो भी पार्टियां हैं वो सिर्फ योजना बना सकती है, लेकिन वहां पर जो फोर्स काम करते हैं उन्होंने कनेक्टिविटी के लिए जो काम किया, वहां पर जो डीआरजी जो अभी जवान मरे हैं वो सारे आदिवासी परिवार के जवान। तो इस समय ये निश्चित हो जाता है कि वहां पर आदिवासी किस हाल में जी रहे हैं। और ये राजनीति की बात करते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ दुख में है और दुख और जब बढ़ जाता है जब ये कांग्रेस के यहीं से राज्यसभा सांसद गई रंजीता रंजन जी नक्सलियों को अपना भाई बता देती है। उनके परोपकार और पोषण के लिए कांग्रेस के लोग जब तैयार खड़े रहते हैं तो क्या हम उस पर भी नहीं बोले? क्या ये राजनीति है? इस संसद में संसद रहने वाली इस छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद अगर वो इस प्रकार से कहे कि नक्सली हमारे भाई हैं, तो उन्हें आज ये भी बताना पड़ेगा कि उनके भाई द्वारा किया गया कृत्य क्या है। क्या अपने भाइयों के लिए वो कुछ बोल पाएगी? कांग्रेस के लोग कुछ बोल पाएंगे? यही तो नितिन जी जो नक्सलियों को अस्पताल तक ले जाते हैं, बाहर में इलाज तक करवाते हैं, तो ये क्या कांग्रेसी बता पाएंगे कि ये नक्सलियों के परोपकार करने वाले लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? आज आदिवासी समाज के लोग, डीआरजी के लोग मारे गए। डीआरजी में 10 जवान आदिवासी समाज के, और निश्चित रूप से मन से कहना चाहता हूं कि डीआरजी की जो फोर्स है वो नक्सलियों से लड़ने के लिए एकदम कारगर साबित हुई है और सीआरपीएफ ने ही उन्हें ट्रेनिंग देकर डीआरजी की फोर्स में भर्ती कराई है। तो दोनों लोगों के मेल जोल से निश्चित ही नक्सलियों को अगर अमित शाह जी ने कहा है तो उसकी जो मूल जो धारणा तो मेल जोल पर ही तो कई बार जाते हैं ना। नितिन जी जवाब दीजिए। इस काराना हरकत की निंदा नहीं कर रहे हैं, एक बार भी इन्होंने ये निंदा नहीं की कि नक्सलियों की ये काराना हरकत है। और इस प्रकार बम लगाकर जिस प्रकार गाड़ी को उड़ाकर जो वारदात समझने का समय निंदा करनी चाहिए। मैंने जैसा कि दावा किया कि यदि ये हमला सामने होता तो हमारे डीआरजी के जवान भारी पड़ते और डेफिनेटली ये नक्सली इस मुकाबले में कामयाब नहीं होते। ऐसे मुद्दों पर राजनीति एक मिनट नहीं करना चाहिए। मृत्यु किसी की भी हो, शहीद कोई भी हो, हमने भी हमारी कांग्रेस की कांग्रेस का मूल चरित्र हमेशा लिखा है। मैंने तो कहा है ना, आज रिकॉर्ड बोले हैं आपके राज्यसभा आज भी पीस है हमारे दिल में। देवलाल जी एक मिनट, कल जैसे ही घटना हुई बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आए कि गलत नीतियों का परिणाम है। आपने आरोप लगा दिए, अब जवाब सुनते हैं। नितिन जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैंने सुना नहीं, क्वेश्चन करिए आप।
देवलाल जी ने जो आरोप लगाए हैं, आपकी राज्यसभा सांसद का बयान नक्सलियों को लेकर के, उसके बाद फिर तालमेल वाली बात कही डीआरजी सीआरपीएफ की, इन आरोपों पर जवाब दीजिए। मैं आपको सीधे आंकड़ों पे ही ले जाता हूँ, आरोपों की बात छोड़िए, ये जो बातें कर रहे हैं मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं इस विषय पर राजनीति ही नहीं चाह रहा था, मैं इस विषय पर राजनीति नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे दुख है, प्रदेश की जनता को दुख है, पर इनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। तो सुन लीजिए इनकी कारगुजारियां, थोड़ा सा मुझे 2 या 3 मिनट समय दीजिए, मैं बता दूंगा। 2008 से 2018 तक के आंकड़ों को यदि देखें तो नक्सली हर साल 500 से लेकर 600 हिंसक घटनाओं को अंजाम देते थे, जो कि बीते 4.5 वर्षों में घटकर 250 रह गई है। 2022 में मात्र 134 नक्सली घटनाएं हुई हैं, जो कि 2018 से पूर्व घटित घटनाओं से लगभग 4 गुना कम है। राज्य में 2018 से पूर्व नक्सली मुठभेड़ के मामले प्रतिवर्ष 200 के करीब हुआ करते थे, जो अब घटकर 2.5 के आंकड़े तक सिमट गए। वर्ष 2021 में राज्य में मुठभेड़ के मात्र 81 और वर्ष 2022 में अब तक 41 मामले हुए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में तेजी आई है। बीते 3.5 वर्षों में 1589 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़ा 10 वर्षों में समर्पित कुल नक्सलियों की संख्या का 1/3 से अधिक है। इनके सर्वाधिक 121 गांव सुकमा जिले के हैं, दंतेवाड़ा जिले के 118 गांव, बीजापुर के 115, बस्तर के 63, कांकेर के 92, नारायणपुर के 48 गांव और कोंडा गांव के 32 गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं। नक्सलियों के खिलाफ लोन वराटू अभियान के तहत 1.5 साल में लगभग 500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। अब आप खुद विश्लेषण कर लीजिए कि तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। नक्सली बौखलाहट में है, पर यहाँ पर जहाँ हमारे जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनकी वीरता को नमन करना चाहिए, पर ऐसी स्थिति में भी ये राजनीति कर रहे हैं। एक बार भी इनके किसी नेता ने नक्सलियों की निंदा नहीं की कि नक्सलियों ने ये कायराना हरकत की, कोई निंदा करने को तैयार नहीं है। पर हाँ, राजनीति और वो भी ओछी राजनीति करने के लिए ये तत्पर है, जो देश की और प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है। ठीक, लेकिन वहां के हालात क्या हैं? राजनीति तो हर घटना पर लगातार होती है, चुनावी साल है तो हर कोई ये मुद्दा कैश करने की कोशिश करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नक्सल के नासूर का खात्मा कब होगा। तस्वीरें वहां से जो आई हैं, एक छोटा बच्चा श्रद्धांजलि दे रहा है, और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है पिछले 2 दशकों में। सवाल यही खड़े होता है कि आखिर कब नक्सलवाद का अंत होगा। मौके पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं सत्यप्रकाश, दंतेवाड़ा में आपने भी सुबह से देखा, घटनास्थल देखा कि घटनास्थल में क्या स्थिति रही होगी। एक बार घटना बताइएगा जरूर, और उसके बाद की स्थिति कि परिवार कौन है, जो जवान थे वो किन हालातों में नक्सल विचारधारा से जुड़े थे और कैसे उनसे बाहर आए। देखिए, जिस सड़क पे ये ब्लास्ट नक्सलियों ने किया वो NH स्टेट हाईवे 5 है, और स्टेट हाईवे 5 जो है वो दंतेवाड़ा से जगरगुंडा को जोड़ती है। मतलब कि समझिए कि नक्सलियों का जो लिबरेट जोन कहा जाता है एक तरह से, सुकमा के इलाके, उन इलाकों को जोड़ती है। और उस इलाके में ऑपरेशन के लिए निकले थे ये डीआरजी के जवान दंतेवाड़ा से, और उसके बाद वो वापस लौट रहे थे, और उस दौरान चूंकि पिकअप वाहन में वो थे, और पिकअप वाहन में सत्यप्रकाश, आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, हमारे साथ में आरके बिष्ट साहब जुड़ गए हैं, तकनीकी त्रुटि की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। पूर्व एडीजी नक्सल एवं इंटेलिजेंस आरके बिष्ट साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बिष्ट साहब, 2 दशक से ज्यादा का वक्त छत्तीसगढ़ बनने के बाद में कई ऐसी नक्सली घटनाएं हुई हैं। मौजूदा वक्त में आपका आकलन क्या कहता है कि फोर्स जो काम कर रही है, जो सेंट्रल फोर्स की और जो लोकल पुलिस है, उनकी नीति किस तरीके से काम कर रही है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि नक्सली घटनाओं में कमी हुई है। क्या नक्सलियों की बौखलाहट माना जाए, या इस पूरी कैसे विश्लेषण करते हैं आप इन घटनाओं का? देखिए, जहाँ तक पॉलिसी की बात है, पॉलिसी जो है वो 2 प्रोंग पॉलिसी कहते हैं कि डेवलपमेंट और डायरेक्ट एक्शन की पॉलिसी, कि जहाँ जहाँ फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के काम साथ हो रहे हैं, ताकि जिन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का लाभ लाके माओवादी ग्रामीणों को उठाते हैं
वो जो डेफिसिट है वो अपन उसको कम कर सकें। तो आपने देखा होगा कि सड़कें बनी हैं, अंदर बैंक की ब्रांचेस खुली हैं, जहां पर हमारा कैंप लगता है अभी वहां पर वो डेवलपमेंट सेंटर के रूप में उसको विकसित करते हैं। वहाँ छोटी सी डिस्पेंसरी भी बनती है, जो सुविधाएं पीडीएस की शॉप भी हमने शिफ्ट की हैं। तो जहां जहां फोर्सेज आगे बढ़ती जा रही है ये भी सही है। एक जमाना था बहुत पहले 2003 की बात है, 3 ही बटालियन थी, आज 50 बटालियन हमारे पास केंद्र सरकार की है। हमारी अपनी केवल 7 बटालियन होती थी, जो बढ़कर आज 22 है आईआर बटालियन को मिलाकर। तो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया है और ये पॉलिसी कई वर्षों से चल रही है। इस पॉलिसी पे जवान लगातार काम कर रहे हैं। इसी के कारण, जवानों के आगे बढ़ने के कारण ही उनका कुछ एरिया जो है वो श्रिंक हुआ है। ये उनका एरिया श्रिंक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एरिया के दिमाग के आपको उदाहरण दे सकता हूँ, परंतु मैं ये बता दूं कि ये जो घटना के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा फॉर्मेशन नक्सलियों का वहाँ आसपास हो। क्या आईडी, ये गुरिल्ला लड़ाई है, ये आमने सामने की लड़ाई। माओवादी जानते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ वो आमना सामना नहीं कर सकते हैं, वो छिप वार करते हैं हमेशा। उसके लिए 2 मिलिशिया के लोग भी पर्याप्त है एक गाड़ी को उड़ाने के लिए, क्योंकि ये आईडी ऐसा नहीं लगता कि ये तत्काल लगाया गया हो। सड़क बनी हुई है काफी समय से, सड़क बनने से पहले का आईडी थे या उसके बाद सुरंग बना के लगा दिया गया, ये अभी जांच का मुद्दा है, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ये ताजा लगाया हुआ ऐसा नहीं है। और सामान्यतः नक्सली कार को छोड़ देते हैं कुछ दूरी तक, वो कई बार जांच के घेरे में नहीं आ पाते। ये इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं है, कुछ ना सुन रहा था। क्योंकि आप ये देखिए कि जांच जब सड़कों की होती है तो एक तो अपनी सतही नजर से होती है कि फोर्सेज जो है घूमती हैं सड़क पर और देखती हैं कि कोई तार तो नहीं दिख रही, कोई ताजा खुदा हुआ ऐसा इलाका तो नहीं है यहाँ पर कोई आईडी लगा, ताकि आपने देखा होगा लगातार आईडी जो निकलते रहते। कभी कभी होता है जो चूक मैं इसीलिए नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो उपकरण हम यूज करते हैं उनकी अपनी एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है। 1.5 फीट से नीचे अगर हम आईडी लगाते हैं तो वो डिटेक्टर जो बहुत छोटा होता है, वो वही एक मेटल होता है जिसको जो हमारे माइन डिटेक्टर हैं जो देख पाते हैं, वो उसको नहीं खोज पाते हैं। तो जांच होने के बाद भी कई बार देखा गया है कि आईडी, और ये हमारा मूवमेंट हुआ नक्सली, वो चाहे कोई उनका बड़ा फॉर्मेशन था या छोटा फॉर्मेशन था या केवल मिलिशिया ही थे, उन्होंने कैसे नजर रखी और कैसे उन्होंने देखा कि एन मौके पर ये अपॉर्चुनिटी एम्बुश वो बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको, आम मौका मिल गया, फोर्स जाते हुए दिख गए, या पहले से सोच के रखा था, डेलिब्रेट एम्बुश था। तो ये अभी रहेगा कि घटना घटित कैसी हुई। लेकिन गुरिल्ला लड़ाई है, छोटी फॉर्मेशन भी कभी कभी बड़ी घटना करने में वो सफल हो जाते हैं। उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पुलिस डेफिनेटली आगे बढ़ी है समय के साथ और मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं। ये मुझे लगता है ये दरबार क्षेत्र का सदर्न पार्ट है जी। और सदर्न और ऐसा नहीं इस इलाके में माओवाद टोटल क्या हो अभी नहीं है। और यहाँ पर कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी किस तरीके की टैक्टिक्स अपनानी चाहिए गोरिल्ला वॉर के अगेंस्ट में, इस पर भी आपसे जानकारी लूंगी मैं विज साहब। बाकी मेहमान तो हमारे साथ में खास पैनल लगातार बना हुआ है और हम बात कर रहे हैं कि नक्सल का नासूर आखिर कब खत्म होगा, क्योंकि ताड़मेटरा के बाद में बहुत खून बह गया है, 76 जवानों की शहादत। लेकिन इस घटना में हमने देखा कि डीआरजी के जवानों को निशाना बनाया है नक्सलियों ने। हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं आरके बिस्सा, पूर्व एडीजी नक्सल एवं इंटेलिजेंस, नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता, देवलाल ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता और सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विज साहब से ही कंटिन्यू करना चाहूंगी मैं। विज साहब, आपने बताया कि ये पॉलिसी लगातार चली आ रही है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है तो सेंट्रल की फोर्स और स्टेट की भी जो फोर्स, स्टेट की भी जो पुलिस है, वो आपस में मिलके नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए और उनके प्लान्स को फेल करने के लिए काम करती है। बात अगर संसाधनों की जाए, एंटी लैंडमाइन जिसका इस्तेमाल खूब होता है ताकि आईडी से बचा जा सके, ब्लास्ट से बचा जा सके। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां ब्लास्ट हो जाते हैं, तो डीआरजी के जवानों को पहली बार, सीआरपीएफ को अभी तक टारगेट किया जाता था, जैसे कि चर्चा चल रही है, डीआरजी के जवानों को टारगेट किया गया। वहां पे गाड़ियों पर भी कई बार ये रहा कि गाड़ी क्या एंटी लाइनमाइन यूज हो सकता था। सर्चिंग पर जब जवान निकलते हैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो कहाँ पे ऐसी कोई चूक की बात आती है क्या, या कहीं पे सावधानी की बात आती है कि नक्सली वहीं पे ही मौका ले जाते हैं? उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है विज साहब, बोलिए।
देखिए, लैंड माइन व्हीकल का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो कहाँ करना है वो स्थानीय कमांडर उस समय उस पर डिसाइड करता है। मैंने आपको पहले बताया, आपको याद होगा पहले जो हमारे एमपीवी जो वाहन है वो भी उनको भी ब्लास्ट हुआ। अगर एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अगर आईडी उपयोग किया जाता है, 40-50 किया जाता है, तो उसमें भी कैजुअलिटी हुई है। तो ये जरूरी नहीं है वो कि लैंड माइन, हम एमपी व्हीकल्स में अगर जा रहे हैं और लैंड माइन ब्लास्ट होता है तो हालांकि कई बार बड़ी घटना से बचा भी जाता है, बचा भी जा सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। और जब एक सड़क पर हम जा रहे हैं और अगर हमने उसको सिक्योर कर लिया और हमको मालूम है कि यहाँ उपस्थिति नहीं है, तो ऐसा रिस्क फोर्सेस को सामान्यतः लेना पड़ता है जब कभी ऐसे ऑपरेशन पे जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल हजार्ड की श्रेणी में मैं इसको मानता हूँ कि कई बार सावधानियां बरतने के बाद भी, क्योंकि गुरिल्ला लड़ाई है, इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। तो एक घटना से में पूरी जो व्यवस्था है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हम। ये घटना अगर हुई है तो कि जितना हमने लाभ आगे इंफ्रास्ट्रक्चर हम जितना आगे हम बढ़े हैं, जितना हमने खदेड़ा है, पीछे हटे हैं, कितना एक तो हमारे कमांड में ज्यादा आया है कंपेरिजन में, तो ये इन चीजों को हम नकार नहीं सकते कि इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो ये घटना दुखद है, हमारे जवान शहीद हुए हैं और ये कैसे पुनरावृत्ति इसकी ना हो, ये नेचुरली ये हमारा विभाग हमेशा हर घटना के बाद इंट्रोस्पेक्ट करता है, सब कारणों को ढूंढता है और देखता है कि इसकी रेपुटेशन इसका भविष्य में ना हो। जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश हमारे साथ में बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अभी क्या अपडेट है वहां से? कोई मीटिंग, कोई बैठक, किसी तरह का इनपुट है कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है पुलिस की इस घटना को लेकर के? देखिए, शहीद जवानों को आखिरी सलामी देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम रवाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से जब गृहग्राम पार्थिव शरीर को शहीद जवानों के रवाना कर दिया गया, उसके बाद औपचारिक चर्चा भी की है। गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू, उसके अलावा डीजीपी थे, इसके साथ साथ जो बस्तर आईजी हैं सुंदरराज पी, वो भी मौजूद थे। और जो श्रद्धांजलि स्थल था वहीं पे उन्होंने जब जवानों के पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया, उसके बाद औपचारिक चर्चा भी की और उसके बाद वो पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए थे, वो भी मुख्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। अभी फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक, चूंकि जो दंतेवाड़ा के भासी क्षेत्र के एक शहीद जवान का पार्थिव शरीर था वो उनके घर पहुंच गया है, अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी निकल के आई है। और बाकी कुछ कटे कल्याण क्षेत्र के जवान थे जो शहादत जिनकी हुई है, इसके अलावा सुकमा क्षेत्र के भी एक जवान थे, उनके भी घर जवानों के पार्थिव शरीर जो है पहुंचने वाले हैं। परिजन भी आए थे, तो परिजनों के साथ ही उसे भेजा गया है। तो फिलहाल ताजा अपडेट यहाँ से ही है। ठीक है, आपसे और जानकारी लूंगी मैं। देवलाल जी, नितिन जी आपके पास आ रही हूँ। एक छोटा सा कमेंट और आर के बिस साहब आपसे। एरिया श्रिंक हुआ है नक्सलियों का, आपने भी कहा इंटेलिजेंस, साथ ही एक तरफ छल है, दूसरी तरफ बल है, नक्सलियों का छल, गोरिल्ला युद्ध। एरिया जो श्रिंक हुआ है, इस वक्त कोंडागांव नक्सल मुक्त हो गया। उसके आगे के जितने एरिया हैं, कई बार हम देखते हैं कि नारायणपुर जाने वाले रास्ते को नक्सली बंद कर देते हैं, घुसने ही नहीं देना चाहते। कई बार जगरगुंडा और दंतेवाड़ा के बीच में जो रास्ता है वहां से 500 आईडी मिलने की बातें आई थी कि डिफ्यूज किया, फोर्स ने बरामद किया है और उसको डिफ्यूज किया है। तो एरिया श्रिंक हुआ है। ऐसे कौन कौन से रिमोट इलाके हैं जहां पर अभी और सावधानी से पुलिस आगे बढ़ रही है, या उन्हें किस तरीके से बढ़ना चाहिए? जी, कई डिवीजन, देखिए नक्सलियों के दंडकारण्य में कुल 9 डिवीजन है, जिनमें से 2 जो हैं वो गढ़चिरौली के हैं, बाकी 7 हमारे क्षेत्र में आते हैं। अगर हम ऊपर नॉर्थ का एरिया और ये गरियाबंद का इलाका, अगर हम राजनांदगांव का ऊपरी इलाका छोड़ देते हैं, तो बाकी 7 जो है डिवीजन नक्सलियों के हम बोलते हैं वो रहते हैं। राजनांदगांव का जो सदर्न पार्ट है, जो वहाँ पर राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन हो गया, देखिए वो श्रिंक होकर उसका नाम भी उन्होंने बदला, वहाँ पर एक्टिविटीज डेफिनेटली श्रिंक हुई है। ईस्ट बस्तर में जिसकी आपकी कोंडागांव की बात की, ये मुक्त हुआ वाले शब्द सामान्यतः हम उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि टोटल उन्होंने डिसोल्व कर दिया हो, ऐसी कोई सोचना नहीं है कि डिवीजन उन्होंने डिसोल्व कर दिया हो। लेकिन यस, उनकी फॉर्मेशन छोटी हुई है, श्रिंक किया है एरिया, इतना हम कह सकते हैं। माड़ शेल्टर रहा है नक्सलियों का, बड़े नक्सलियों का, उनका जनरल सेक्रेटरी है या उनके जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हैं, अभी भी वो शेल्टर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमारे वहाँ पर कैंप्स नहीं है और मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं लगती है कि इलाके के बाद। लेकिन काफी आगे तक हम बढ़े हैं
नारायणपुर में काफी आगे बढ़े हैं। जो इलाका है वो अभी जो पामेड़ से ऊपर का ईस्टर्न इलाका है, किस्टाराम, गोलापल्ली और उसके बीच का इलाका है, अर्थात जो सदर्न एरिया है, साउथ बस्तर है हमारा, खासतौर पे बीजापुर, सुकमा का इलाका, उसमें अभी भी उपस्थिति हमारी कई स्थानों पर नहीं है। हम उसको सिक्योरिटी वैक्यूम बोलते हैं, जहां पर नक्सलियों की बड़ी फॉर्मेशन जो कंपनी हो या बटालियन हो वो मूवमेंट करती है, तो उसको ब्रेक करना मुझे लगता है जरूरी है। अभी जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है उससे कुछ सहायता इससे मिलेगी और कुछ मुझे लगता है कुछ फोर्सेस और भी इसकी आवश्यकता है कि जो इलाका और बचा हुआ है उसमें भी हम और ये जो सदर्न इलाके हैं ज्यादातर बॉर्डर इलाके हैं जहाँ पे नक्सलियों का फॉर्मेशन है, तो ज्वाइंट ऑपरेशन की भी एक आवश्यकता महसूस होती है जहाँ तक देखा जाए तो, जिस पर जोर भी दिया जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ सियासतदानों से। नितिन भंसाली जी, आरके बिष्ट आपने भी बहुत बारीकी बताई है। आपकी पुलिस फोर्स लोकल और सेंट्रल के साथ में तालमेल मिला, सेंट्रल फोर्स के साथ तालमेल मिला करके, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात करके कहा है कि हर संभव मदद करेंगे। किस नीति के साथ कांग्रेस की सरकार बढ़ रही है नक्सल मोर्चे पर? देखिए, कांग्रेस की सरकार, मैंने जैसा कि कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 मंत्रों पे काम किया। हमने उन क्षेत्रों में सुरक्षा बल के कैंप खोले, वहां पर जहां पर पहुंचना भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी के लिए मुश्किल था। नक्सली बौखलाए हुए हैं, नक्सली बैकफुट पर है, और ये जो एक पीठ पीछे जो की गई एक जो कायराना हरकत है, इससे वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस पर जो शांति के लिए जो अभियान जारी है इसमें और तेजी लाई जाएगी। और 2 दशक से ज्यादा का वक्त, 15 साल सत्ता में आप भी रहे और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई आप लोगों ने भी लड़ी है बस्तर में। आज जैसा कि बिष्ट बता रहे कि एरिया श्रिंक हुआ है, तो ये परिणाम तो इतने सालों का ही है ना, आज आप नकार सकते हैं क्या सीधे सीधे? तौर पर बोलता हूँ, रायपुर में बैठकर कोई बस्तर की भौगोलिक स्थिति को नहीं जान सकता। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नक्सली अगर कम हुए तो कनेक्टिविटी कहीं न कहीं रोडों के माध्यम से उनको घेर कर संकुचित किया गया है, मतलब एक जगह में रोका गया है। कहीं न कहीं आप देखेंगे अभी जो बीजापुर से जो सुकमा रोड बनने वाली है उसका नक्सली विरोध क्यों करवा रहे थे? कहीं न कहीं वो घेरने वाले थे। नारायणपुर से जो बारसू होकर जो सबसे बड़ा जाने वाला था रोड, इन सब रोडों का आखिर निर्माण किसने किया? ये बड़े कंपनी बैठाने की बात करते हैं। अरे कंपनी तो इस देश की यशस्वी गृह मंत्री जी ने जब 2014 में सरकार आई उसके बाद से जो नक्सली मूवमेंट में जो कमी आई है, कहीं न कहीं सेंट्रल फोर्स और लोकल फोर्सों को जोड़कर जो दोनों ने संयुक्त रूप से जो अभियान चलाया, रोडों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया। और कुल मिला के देखा जाए तो श्रेय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि सेंट्रल फोर्स की 50 बटालियन है, 22 बटालियन बढ़कर स्टेट की हो गई है, और ये काफी है नक्सलियों को उनकी मांद में घुसकर सबक सिखाने के लिए, जिस मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। जहां तक विकास की बात की जाए तो केंद्र और राज्य दोनों के साझा प्रयास से ही सड़कें बनी है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो नक्सलियों के मान में घुसना एक अलग प्रैक्टिस पुलिस की लगातार देखी जा रही है, जिस पर अभी और भी काम होना बाकी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट देंगे इस बड़ी घटना पर और हर एक पहलू आप तक पहुंचाएंगे कि नक्सल का नासूर खात्मा जिसका होना है और एक दिन जरूर होगा, नक्सली नाकाम होंगे। शहादत को सलाम है, अंतिम विदाई जवानों को दी गई है नम आंखों के साथ में, और पूरा देश शहादत को सलाम कर रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।